ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं फॉरेस्ट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के जो वन संपदा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो हमें पता है कि हम सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं इनको, जैसे नदियाँ पढ़ी, मिट्टी पढ़ी, इसके बाद हम जंगल पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, जलवायु। ये सब चीज़ें एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। अब वन संपदा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वन जो होता है ना, जंगल जिसको हम कहते हैं फॉरेस्ट, उसकी परिभाषा क्या होती है। वन की जो परिभाषा है, जंगल की जो डेफिनेशन है, वो क्या कही जाती है कि एक कमिटी है हमारे पास, या यूं कहे कि एक अधिनियम बनाया गया था कि कब 1927 में, 1927 में एक वन अधिनियम बनाया गया। ठीक है, उस अधिनियम के अंतर्गत ये निश्चित किया गया कि वन की परिभाषा क्या है, जंगल की परिभाषा वो है कि ऐसा क्षेत्र, ऐसा एरिया जहां पर जो है आपके जो ट्रीज हैं, जो वृक्ष हैं, उनकी डेंसिटी जो है वो कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए कंपेरिजन टू जो हम देखते हैं ना कि एक वृक्ष यहाँ पर है, कहीं पर दूसरा थोड़ी उससे दूर पर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। डेंसिटी जो है, घनत्व जो है, मतलब पेड़ जो है वो कैसे होने चाहिए, पास पास होने चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, वो जो एरिया है पूरा, वो भी कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि छोटा सा आपने बगीचा बना लिया, उसको हम जंगल नहीं कह सकते। ठीक है, तो वन अधिनियम 1927 के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट क्या है, जहाँ पर हम डेंसिटी ऑफ ट्रीज जो है वो कैसी है, हाई है, और साथ ही में जो एरिया है जहाँ पर वो डेंसिटी है वो भी कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ये तो पहली बात हो गई। ठीक, अब फिर बात करें कि भारत के अंदर जो हमारे जंगल हैं सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर वर्ग किलोमीटर जिसको हम कहते हैं ना, स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के हिसाब से देखोगे तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर है, एमपी में है। ठीक है, उसके बाद जो है मध्य प्रदेश के बाद अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर मिलेंगे, हमें लक्षद्वीप में मिलेंगे, है ना। और अगर हम मेन लैंड की बात करें तो उसके लिए भी हमारे पास जो है मिजोरम राज्य है। तो अब एक एक करके जो सारा डाटा है भाई मैंने पूरा अपडेट करके लाया हूँ, है ना, जो कि किस पर बेस्ड है, 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। दो रिपोर्ट से, एक 2017 में आई थी, उसके अकॉर्डिंग डाटा था। अभी जो डाटा हम पढ़ रहे हैं वो सब किसके अकॉर्डिंग है, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। तो ये लेटेस्ट डाटा है जो हमने आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अगर देखो चलो कोई बात नहीं, देखो टोटल एरिया मध्य प्रदेश के जंगलों का टोटल एरिया वर्ग किलोमीटर में कितना है, 94,689। ठीक है, मतलब कि 94,889 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मतलब वर्ग किलोमीटर समझते हो ना भाई सभी लोग, वर्ग किलोमीटर का मतलब कि इस तरीके से उसको मेजर किया जाता है। एक ये हमने स्क्वायर बनाया, इसकी सारी जो भुजाएं हैं वो कैसी हैं, 1-1 किलोमीटर की, इसको कहा जाता है स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसी तरीके से हम मेजर करते हैं ना, जैसे घर भी हम कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, बनवाते हैं, तो स्क्वायर फीट में बात करते हैं, वैसे यहाँ पर हम किस में बात करेंगे, वर्ग किलोमीटर के अंदर। तो मध्य प्रदेश का जो टोटल वन का एरिया है वो कितना है भाई, 94,689 वर्ग किलोमीटर। ठीक, इसमें से आदिवासी का निवास, मतलब कि मध्य प्रदेश जो है वो हमें पता है कि ज़्यादातर यहाँ पर कैसी प्रजातियाँ रहती हैं, आदिवासी, है ना। क्योंकि सेंटर में सभी जगह से आए हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर हम देखते हैं ना कि आदिवासी लोग जो है जंगलों में अपना घर बना लेते हैं, खेती के लिए भी वो थोड़े बहुत जंगलों को काट देते हैं और वहीं पर अपना जो भी उनको कुछ करना होता है वो रहते हैं। तो आदिवासी निवास इसी एरिया के अंदर है पूरा। वो कितने एरिया के अंदर है, वो है 51,919 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 51,919 वर्ग किलोमीटर में किसका निवास है, आदिवासियों का निवास है। इसी 94,000 में से हम बात कर रहे हैं सभी। ठीक, फिर इसमें से अत्यंत सघन वन, अत्यंत सघन वन का मतलब कि हाईली डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, ऐसे जंगल जहां पर सिर्फ पैदल चला जा सकता है। ठीक है, ना तो आप कोई व्हीकल ले जा सकते हो, ना वहाँ पर जो बड़े एनिमल्स हैं वो भी मुश्किल से जा पाते हैं, पैदल आप चल सकते हो। ऐसे जंगलों को क्या कहा जाता है, सघन वन कहा जाता है। ठीक है, ऐसे अत्यंत सघन वन की जो मात्रा है वो कितनी है, 5,719 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 5,719 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो हाईली डेंस्ड फॉरेस्ट है और वो इसी के अंदर आते हैं। ठीक, अगला है जनरल डेंसिटी वाले जो फॉरेस्ट है, मतलब सामान्य सघन वन। सामान्य का मतलब कि जहाँ पर जो आपके पेड़ हैं वो बहुत ज़्यादा पास नहीं होते। देखो पेड़ों के पास होने से क्या होता है, जो डेंस आपका फॉरेस्ट होता है उसकी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, या जो मीडियम रेंज वाला फॉरेस्ट है, मीडियम डेंस वाला, उसकी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, जैव विविधता। ज़्यादा जीव जंतु कहाँ पाए जाएंगे, बहुत ज़्यादा घने जंगल में पाए जाएंगे, या फिर ऐसे जंगल में जहाँ पर जो है डेंसिटी थोड़ी सी मीडियम रेंज में। दोनों में से किस में पाए जाएंगे भाई, हाई डेंसिटी में या मीडियम में, मीडियम में पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि हाई डेंसिटी तो हम कह ही रहे हैं ना कि यहाँ तो चलने फिरने की जगह नहीं है।
अगर मान लो हिरण वहाँ पर चलेगा तो वो तो झाड़ियों में उसके सींग फंस जाएंगे, फंसेंगे कि नहीं। हाथी वहाँ जा नहीं सकते हैं, जब हम पैदल नहीं चल सकते हैं तो जानवर कैसे जा सकते हैं। तो गिने चुने रेयर जो आपके एनिमल्स हैं वो ही वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। अदरवाइज वहाँ पर ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी नहीं होती, किसके कंपैरिजन में, जो आपके मीडियम डेंसिटी वाले फॉरेस्ट है उसके कंपैरिजन। ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई नहीं रहता, वहाँ भी बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, पर जो जंगल थोड़े से विरल हैं, थोड़े से कम डेंस है, उनकी तुलना में वहाँ जीव जंतुओं का जो आवास है वो कैसा होगा, कम होगा। साथ ही में जो आदिवासी जिनका हम बोल रहे हैं इनका भी आवास क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जब जानवर नहीं रह पा रहे हैं तो ये भी वहाँ नहीं रह सकते, ठीक है। फिर खुले वन, खुले वन का मतलब, खुले वन कितने हैं, 14,612 वर्ग किलोमीटर। पूरे इस एरिया में से 14,612 वर्ग किलोमीटर खुले वन है। खुले वन का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर डेंसिटी और कम हो रही है ना। अगर आप ऊपर से सैटेलाइट इमेज के थ्रू देखते हैं तो आपको गैप्स दिखाई देंगे वहाँ पर, है ना। डेंस फॉरेस्ट में आपको कोई गैप दिखाई नहीं देगा, पूरा ऐसा लगेगा कि हरी चादर बिछी हुई है ना। पूरे एक के बाद एक के बाद एक पेड़ आपस में बिल्कुल चिपके हुए हैं, और सूर्य का प्रकाश भी जो है ज़मीन पर वहाँ पर नहीं जा पाता है। इसी वजह से वहाँ की जो सॉइल है, ठीक है, वहाँ के जो पत्ते जो झड़ के गिरते हैं नीचे, वो सभी जो है उनका प्रॉपर डिकम्पोजिशन भी वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट में नहीं हो पाता है, ठीक है। तो खुले वन, अत्यंत सघन वन और सामान्य सघन वन, ठीक है, हाईली डेंस, मीडियम डेंस और की ओपन फॉरेस्ट, ये सभी का डाटा जो है यहाँ पर। और टोटल एरिया की बात करें तो कितना है, 94,689 वर्ग किलोमीटर, ठीक। अब देखो अगला, देखो तो वास्तविक वन आवरण, ठीक है, मतलब एक्चुअल जो आपका कवरिंग है फॉरेस्ट का। पहले इस टर्म को हम समझते हैं, वास्तविक वन आवरण का मतलब क्या है। हमने कहा कि हाँ भाई बोलो रीति, ठीक है। अब देखो हमने कहा कि वास्तविक वन आवरण, उसका मतलब क्या है, एक्चुअल जो डेंसिटी है फॉरेस्ट की, उससे हम क्या समझते हैं, उससे हम ये समझते हैं कि देखो जैसे मैंने कहा कि ये पूरा जो है हमारा एरिया है एमपी का 94,889 वर्ग किलोमीटर का, ठीक है। अब इसमें मैंने कहा कि जंगल जो है इसमें आदिवासी भी रह रहे हैं, तो आदिवासी लोग अपने रहने के लिए क्या करते हैं, पेड़ों को काटेंगे, ठीक है। अपनी खेती करने के लिए थोड़ी बहुत जगह को क्या करेंगे, वो साफ करेंगे, ठीक है। जानवरों को बांधने के लिए थोड़ी जगह को साफ करेंगे। अब जैसे मान लो ये पूरा एरिया है मेरे पास, अब यहाँ पर भी बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, है ना। पहले ये पूरा डेंस था, इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा एरिया साफ करके और यहाँ पर लोग रहने लगे, ठीक है। अब लोग रहने लगे तब भी इस एरिया को हम जंगल ही कहेंगे, हम ये तो नहीं कहेंगे कि यहाँ पर कोई अब जंगल नहीं है, वो जंगल के बीचों बीच रह रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल जो जंगलों के द्वारा घिरी हुई जगह है, और इस ये जो डाटा है हमारे पास, इस डाटा में हमने क्या किया है कि जो लोगों ने जगह खाली की है, जो लोगों ने जगह साफ की है, कहीं पर सरकार ने कोई ट्रेनिंग स्कूल बना दिया है ना, कहीं पर कोई आपका जो है ट्रेनिंग कैंप चल रहे वन आरक्षकों के वगैरह, ये सारी चीज़ें जंगल में ही होती है। आदिवासियों के रहने की जगह, पशुओं को बांधने की जगह, इन सबको माइनस कर दिया, किसमें से, इस 94,000 में से, ठीक है। इसमें से हमने माइनस करके एक्चुअल का मतलब, अब ये जो डाटा है इसमें केवल हम किसके बारे में बता रहे हैं, केवल और केवल वृक्षों के बारे में, है ना, कि वृक्षों ने कितनी जगह घेर रखी है, केवल उसके बारे में। उसमें से हमने बाकी की जो अननेसेसरी चीजें वो क्या कर दी, हटा दी, ठीक है। तो ये एक्चुअल डाटा कितना है भाई, है 77,482 वर्ग किलोमीटर। 2017 की जो रिपोर्ट थी उसमें ये डाटा कितना था, 477 वर्ग किलोमीटर था, मतलब 77 था, और अब कितना हो गया है, 82, मतलब कि बड़ा है। हाँ, मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट एरिया है वो 2 सालों के अंदर क्या हुआ है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। क्यों, किसकी वजह से, भाई वृक्षारोपण कराया है सरकार ने, है ना, इसकी वजह से पेड़ लगवाएं, इसकी वजह से जो डाटा हमको देखने को मिल रहा है वो 5-6 वर्ग किलोमीटर क्या हो गया है, बढ़ गया, ठीक। परसेंटेज के हिसाब से अगर बात करें तो परसेंटेज जो है वनों का मध्य प्रदेश के अंदर, वो कुल भूभाग का, मतलब कि मध्य प्रदेश में जितना भी एरिया है उस एरिया का 30% के आसपास का जो एरिया है, 30.72% जो है वो क्या है, वनों से आच्छादित है, जो ट्रीज है उसके द्वारा क्या है, पूरा कवर है। परसेंट के हिसाब से देखोगे तो 30%, है ना, एरिया के हिसाब से देखेंगे तो कितना है, 94,000, ठीक। और उसमें भी एक्चुअल परसेंटेज, है ना, इन दोनों में अंतर मैं समझा चुका हूं। एक्चुअल परसेंटेज कितना है, 25.14%, मतलब कि जो वास्तविक प्रतिशत है, जहां पर जंगल है, जहां पर फॉरेस्ट है, जिन्होंने जगह घेर रखी, वो कितना है, 25%, और ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कितना है, वो 30%, ठीक। फिर अगला डाटा देखो तो प्रति व्यक्ति वन, मतलब कि जितने भी हमारे जंगल हैं जनसंख्या से उसको डिवाइड करेंगे, है ना, जो पॉपुलेशन है एमपी का, तो एक व्यक्ति की हिस्से में कितना जो है एरिया आता है, तो कितना एरिया आता है, ये आता है
0.12 हेक्टेयर, है ना। हेक्टेयर का मतलब समझते हो? हेक्टेयर मतलब क्या होता है? हेक्टेयर का मतलब होता है 2.5 एकड़, है ना। 2.5 से 2.25 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है। 1 एकड़ मतलब क्या होता है? देखो वो बता देता हूं मैं। 1 एकड़ का मतलब होता है लगभग 4000 वर्ग मीटर। क्या होता है? ये लिख देता हूं मैं। 1 एकड़ बराबर से क्या है? लगभग, ये 4 से ज़्यादा ही होता है, ये 42 के आसपास होता है, पर जो सरकारी माना जाता है वो होता है 4000 वर्ग मीटर। ठीक, 4000 वर्ग मीटर का 1 एकड़ होता है। और ऐसे 2.5 एकड़ जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? 1 हेक्टेयर बनेगा। ठीक, अब इसको मैं फुट में अगर लिखूं तो अगर आप इसको देखोगे तो ये 200 बाई 200 फीट का रहता है लगभग, है ना। ये लगभग आंकड़ा है, एग्जैक्ट नहीं है, पर ये वाला एग्जैक्ट है, वर्ग मीटर वाला। ठीक है, 200 बाई 200 वर्ग फीट का जो है इसका साइज होता है। तो इतना जंगल जो है प्रति व्यक्ति के हिस्से में आता है, पर पर्सन के हिसाब से हम देखते हैं। ठीक है, फिर पूरे इंडिया का कितना प्रतिशत जंगल मध्य प्रदेश के अंदर है? 10% के आसपास, 10%, 10.66% जो है पूरे ओवरऑल इंडिया में अगर आप देखोगे तो वो जंगल आपको कहाँ मिलेगा? एमपी के अंदर मिलेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि अभी तो छत्तीसगढ़ अलग हो चुका है ना। जब छत्तीसगढ़ था तो बहुत बड़ा एरिया था हमारे पास, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी बहुत जंगल है। छत्तीसगढ़ में लगभग 55% के आसपास, यहाँ लिखा होगा मैंने, है ना। ये देखो 59% के आसपास, 44% के आसपास जो है जंगल है। और एरिया के हिसाब से देखेंगे तो 59.772 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसमें यहाँ पर जंगल। चलो वो भी हम आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे एरिया के हिसाब से दूसरे नंबर पर कौन आ रहा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हमको पता है कहाँ पर है, उसमें भी बहुत ज़्यादा जंगल है। कितना जंगल है? लगभग 61,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, परसेंट के हिसाब से देखेंगे तो 61.5%, परसेंट के हिसाब से भी ज़्यादा है वो। ठीक है, और एरिया के हिसाब से कम है। मध्य प्रदेश में प्रतिशत कम क्यों आ रहा है जंगलों का? क्योंकि मध्य प्रदेश का एरिया बड़ा है। मध्य प्रदेश बड़ा राज्य, ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में जंगल कम है। जैसे कि चाइना जो है हमारा, चाइना के पास कितनी सेना है? हमसे डबल है। हमारे पास 12 लाख की सेना है लगभग, उनके पास कितनी है? 24, है ना। और रिजर्व फोर्स वो अलग है, वो तो सभी के पास होती है। पर फिर भी चाइना जो है उसकी बॉर्डर भी हमसे कैसी है? बड़ी है। इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब आमने सामने की जो लड़ाई है उसमें सैनिकों की संख्या क्या हो जाती है? लगभग समान ही आप उसको मान सकते हो। ठीक है, उसके पास सैनिक ज़्यादा है तो जगह भी ज़्यादा रक्षा करने के लिए। वैसे ही हमारे पास जंगल ज़्यादा है तो जगह भी क्या है? ज़्यादा है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा हो गया, इसी वजह से परसेंटेज क्या हो गया हमारा? कम हो गया। ठीक, अब देखो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज हम छत्तीसगढ़ का मैंने बता दिया, छत्तीसगढ़ भी है आपका परसेंट लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप 90% के आसपास वहाँ पर क्या है? टोटल फॉरेस्ट एरिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, वहाँ कोई रहता नहीं है, इसी वजह से जंगल ज़्यादा है। ठीक है, जैसे जैसे भाई ये सारा काम बिगाड़ा किसने है? हम लोगों ने ही तो बिगाड़ा है ना। काट काट के सारी चीज़ें क्या कर दी हमने? ख़त्म कर दी। पहले बहुत जंगल हुआ करता था, हमारे आसपास ही बहुत जंगल होता था, धीरे धीरे क्या हो गया? सब खत्म हो गया, लोग रहने लगे, लोगों ने, और अभी भी काट रहे हैं। इतनी सारी पाबंदियां गवर्नमेंट ने कर दी है, उस वजह से थोड़ा सा बचा हुआ है ना। अदरवाइज तो क्या करेंगे, 1 साल के अंदर पूरा साफ कर सकते हैं लोग इतने लोग जो है बड़े। देखो आगे चलो तो लक्षद्वीप में 90%, मिजोरम दूसरे नंबर पर आता है, नहीं अंडमान निकोबार दूसरे नंबर पर आता है, 86.93% यहाँ पर पूरा जंगल है। ये भी जो है एक सूनी जगह है, मतलब यहाँ पर भी कोई रहता ज़्यादा नहीं है। तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, उसके बाद कौन सा है परसेंटेज के हिसाब से? मिजोरम। मिजोरम में जो है 85.41% फॉरेस्ट है। और ये जो मिजोरम है आपका, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, इनकी जो इकोनॉमी है ना, इसमें फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है, जंगल के जो पदार्थ होते हैं ना, जंगली चीज़ें या जंगल से मिलने वाला जो भी इनकम है, इनकी इकोनॉमी में वो 2nd नंबर पर सोर्स है इनकम का, है ना। सोर्स ऑफ इनकम 2nd नंबर पर किसमें? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इन सब क्षेत्रों में। क्योंकि यहाँ पर कमाई का दूसरा साधन नहीं है, कमाई का जो दूसरा बड़ा साधन है वो कौन सा है? जंगल है। ठीक है, चलो फिर अगला देखो, तो सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश के किस जिले में मिलते हैं? तो सर्वाधिक वन जो है कहाँ पर मिल रहे हैं? बालाघाट में। ठीक है, सर्वाधिक वन बालाघाट में है। ठीक, उसके बाद आगे चलो तो कितने जंगल है यहाँ पर? मध्य प्रदेश का जो टोटल आपको अभी मैंने स्क्वायर किलोमीटर में बताया वो तो इतना एरिया है, उसमें से यहाँ पर कितने बालाघाट के अंदर? 4,997 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अकेले बालाघाट जिले में लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर का क्या है? जंगल है। बहुत बड़ा एरिया होता है ना।
और हमारे यहाँ के जंगलों की एक विशेषता क्या है कि ज़्यादातर जंगल जो है वो सब पहाड़ों पर ही है ना, एक पठार या फिर थोड़ी सी ऊंची जगह है पहाड़ों पर, ऐसी जगह पर ही हमारे जंगल है। तो लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर का जो है यहाँ पर जंगल है, और इसमें से भी 1334 मतलब कि 1334 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो कैसा है, वो हाईली डेंस्ड फॉरेस्ट है, मतलब कि अत्यंत सघन वन है। ठीक है, बालाघाट में सबसे ज़्यादा है, उसमें से भी 1300 के आसपास का जो वर्ग किलोमीटर एरिया वो कैसा है, वो बहुत ज़्यादा घना जंगल है। ठीक, आगे देखो सबसे कम वन कहाँ पर मिल रहा है हमको, उज्जैन में। तो ये जो उज्जैन इंदौर जो आपका एरिया है इसमें सबसे कम जंगल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है काफ़ी हो चुका है। 27 ओनली 27 स्क्वायर किलोमीटर है ना, केवल इतना ही जंगल है यहाँ पर, इसके अलावा कोई जंगल नहीं है। ठीक, चलो फिर इसके बाद वन व्रत। अच्छा, वन व्रत, वन मंडल, उप वन मंडल, ये क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी जगह होती ना जहाँ पर जो गवर्नमेंट के थ्रू जो है रिजर्व कर दी जाती है ना, उनको हम कहते हैं वन व्रत। अगर बड़ी जगह है तो उसको वन व्रत कहेंगे, मतलब फॉरेस्ट सर्कल। उससे थोड़ी छोटी जगह है तो उसको क्या कहेंगे हम, वन मंडल कहेंगे। जैसे राला मंडल नहीं है अपना इंदौर में वैसा। ठीक है, और उससे भी छोटी जगह है तो क्या कहेंगे, उप वन मंडल। ठीक है, कहने का मतलब कि जंगली एरिया है जिसको गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, एक सिक्योरिटी दे रखी है, वहाँ पर हम घूम फिर सकते हैं और वहाँ के जीव जंतु उनको देख भी सकते हैं। ठीक है, पर वो गवर्नमेंट के अंडर में आता है, पूरी तरह से सिक्योर होता है, उसको हम कहा जाता है कि वो रिजर्व एरिया है। ठीक है, तो एमपी में कितने फॉरेस्ट सर्कल है, 16 जो है वन वृत्त है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक, वन मंडल जो है वो कितने हैं, 63, ये वन वृत्त से थोड़ी छोटी जगह होगी। और उप वन मंडल जो इससे भी छोटी जगह है वो कितने हैं, 473 है ना। 473 उप वन मंडल है, वन मंडल जो है 63 है, और फॉरेस्ट सर्कल जो है वो 16 फॉरेस्ट सर्कल है एमपी के अंदर। ठीक, सबसे बड़ा फॉरेस्ट सर्कल कहाँ का है, खंडवा जबलपुर है ना। जबलपुर में भी कहाँ का, मंडला। तो खंडवा जबलपुर का जो एरिया है वहाँ का फॉरेस्ट सर्कल जो है वो सबसे बड़ा है एमपी के अंदर। ठीक है, और हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अभी ये डाटा पूरा मैं एक बार बता दूं आपको, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। एमपी के जो फॉरेस्ट जंगल है उनका हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के जंगल हैं, है ना, अलग अलग उनका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। और इस तरीके से जो है उसके फिर अगले बार हम देखेंगे कि अभ्यारण्य है ना, जो आपके जैसे कान्हा किसली है, ऐसी जगहें जहाँ पर जो गवर्नमेंट ने बिल्कुल प्रिजर्व कर रखी है, एक पार्क बना देती है ना, उस हिसाब से सेंचुरी या हम उसको कुछ भी कह सकते हैं, अभ्यारण्य है ना, वो भी देखेंगे। चलो अब आगे चलो, तो बालाघाट में हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा क्या है भाई, जंगल है। बालाघाट में सबसे ज़्यादा जंगल है। बालाघाट के बाद जो है अगर आप देखोगे तो उसके बाद किसका नंबर आता है, डिंडोरी का। उसके बाद किसका नंबर आता है, डिंडोरी। ठीक है, बालाघाट के बाद दूसरे नंबर का जो हमारा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है वो कौन सा है, डिंडोरी। डिंडोरी में कितना जंगल है, 1033 वर्ग किलोमीटर, मतलब कि 1033 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा फॉरेस्ट का एरिया है डिंडोरी के अंदर, जो कि इससे कम है। ठीक, उसके बाद किसका नंबर आता है, मंडला है ना। मंडला जो है 751 मतलब 751 स्क्वायर किलोमीटर। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो मंडला था हमारा, उसका जो फॉरेस्ट सर्कल है वो सबसे बड़ा था, है ना। अब इससे आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। देखो जंगल जहाँ पर ज़्यादा है उसका मतलब ये नहीं कि फॉरेस्ट सर्कल भी वहाँ पर ज़्यादा बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि फॉरेस्ट सर्कल क्या है, फॉरेस्ट सर्कल ऐसी जगह है जो कि गवर्नमेंट ने एक बाउंड्री लगा रखी है। तो मतलब कि यहाँ पर जो है सबसे बड़ी आपका फॉरेस्ट सर्कल जो है मंडला के अंदर है, क्योंकि मंडला के अंदर ही गवर्नमेंट ने उसको बहुत बड़ी एरिया के अंदर क्या कर रखा है, रिजर्व कर रखा है। बाकी की जगह जंगल तो ज़्यादा है, ठीक है, पर वो फॉरेस्ट सर्कल के अंदर में नहीं है। ठीक है, चलो इतनी चीज़ हो गई। अब आगे चलो, अब देखो यहाँ पर एक तरह से आप इसको क्लासिफिकेशन ही मान सकते हो कि एमपी के जो फॉरेस्ट हैं उनमें 4 प्रकार का हमने क्या कर दिया है, 3-4 प्रकार का वर्गीकरण कर दिया है, क्लासिफिकेशन। पहला है रिजर्व फॉरेस्ट, मतलब कि आरक्षित वन। ठीक है, दूसरा कौन सा है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, मतलब संरक्षित वन। तीसरा है नॉन क्लासिफाई, है ना, मतलब कि अवर्गीकृत, जिनका कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। ठीक है, अब बताओ जरा कि आरक्षित वन मतलब रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं। आरक्षित वन मतलब रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, संरक्षित आरक्षित क्या होते हैं, दोनों में अंतर क्या, वो तो सभी अंडर है में सरकार के,
ठीक है। देखो आरक्षित का मतलब ये है, आरक्षित का मतलब, रिजर्व का मतलब ये है कि सरकार ने ऑब्वियसली उसको क्या कर रखा है, संरक्षित कर रखा है। उसमें कंडीशंस होती है, कुछ सरकार के नियम होते हैं। क्या नियम होता है कि उसमें आप लकड़ी नहीं काट के ला सकते हो, ठीक है। आसपास के जो लोग हैं या कोई भी व्यक्ति है उसमें से लकड़ी काट कर नहीं ला सकता है। दूसरी चीज़, उसमें आप चल फिर नहीं सकते हो, उसमें वाहन नहीं चला सकते हो, मतलब आवागमन जो है वो आप उसमें से नहीं कर सकते हो। हाँ, गवर्नमेंट ने अगर कोई रूट दे रखा है तो आप उसी रूट पे चल सकते हो, अदरवाइज उसमें आप कोई भी अपनी तरफ से जो है मूवमेंट नहीं कर सकते। तीसरी बात, हमारे जो पशु हैं उसको हम चरा नहीं सकते उसके अंदर, ठीक है। जंगल के अंदर ना तो आप लकड़ी काट के ला सकते हो, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, आरक्षित वनों की, रिजर्व फॉरेस्ट। ना तो लकड़ी काटी जा सकती है, ना पशुओं को चराया जा सकता है, ना ही वहाँ पर आवागमन मतलब कि कोई भी आप मूवमेंट वहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। ये कंडीशंस होती है किसकी, एक रिजर्व फॉरेस्ट की। और रिजर्व फॉरेस्ट हमारे यहाँ पर कितना है, रिजर्व फॉरेस्ट है 61,886 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 61,886 वर्ग किलोमीटर का जो है वो कौन सा फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट। अब दूसरा है हमारे पास संरक्षित वन, ठीक है। कौन सा वन, संरक्षित मतलब प्रोटेक्टेड। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें जो है नियमों में कुछ ढील दे दी जाती है, ठीक है। मतलब ये है तो प्रोटेक्शन में गवर्नमेंट ने, ठीक है, पर इसको क्या कर दिया उन्होंने, थोड़ा सा जो नियम है उनको थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं कि लोगों के लिए वहाँ पर छूट दे दी गई। क्या छूट दे दी गई, यहाँ पर आप लकड़ी काट सकते हो, पर कंडीशन क्या दी है, आप लकड़ी उतनी ही काट सकते हो जितना आप उठाकर ले जा सको, किसी वाहन में भरकर, है ना, किसी बड़े व्हीकल में उसको रखकर आप नहीं ले जा सकते हो, ठीक है। वो किस लिए दी गई है छूट, कि जो आसपास के लोग वहाँ रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, उनको भी तो भाई लकड़ी चाहिए। अगर आप छूट नहीं भी दोगे तो वो तो भी करेंगे, वो तो इलीगल। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या दिया है, रूल बना दिया कि आप जितना लकड़ी जो है आप अपने एक व्यक्ति उठा के ला सकता है उतना आप उसके अंदर से ला सकते हो, किसी बड़े वाहन को ले जाकर हाई स्केल पे उसकी कटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात, आप वहाँ जानवरों को भी चरा सकते हो, पर कंडीशन उसमें भी क्या डाल दी कि आप किसी बिजनेस के लिए उनको नहीं पाल रहे हो, तो आप अपने घर में जो भी आपके एक दो एनिमल है उनको आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर ले जाके चरा सकते हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो किसी दूध वगैरह का और वो आपके जानवर वहाँ जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है। तो एक घर के व्यक्ति के हिसाब से एक या दो जानवर आप उसमें आसानी से चरा सकते हो, ठीक। तीसरा, आप वहाँ पर चल फिर भी सकते हो, अब जब लकड़ी काट के लाई रहे हो तो जा भी सकते हो, पर जो जंगल है, पेड़ है, उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गए, जहाँ पर नियमों में क्या कर दिया, थोड़ा सा छूट दे दिया गया। और जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसमें इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं होती। जनरली रिजर्व फॉरेस्ट किसके हैं, जो कीमती लकड़ी होती है, जैसे सागौन की लकड़ी है ना, ये बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या महंगी होती है, तो इस वजह से गवर्नमेंट को ये नियम वहाँ पर लगाने पड़ते हैं, ठीक। अगला देखो, अवर्गीकृत वन, नॉन क्लासिफाइड, ये कितने बने भाई, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कितने हैं, 31,098 स्क्वायर किलोमीटर, है ना, ये आपके प्रोटेक्टेड हो गए। नॉन क्लासिफाई, नॉन क्लासिफाई का मतलब कि यहाँ पर जो है जो रूल्स रेगुलेशंस है वो मतलब ना के बराबर, एक फॉर्मेलिटी है बस, यहाँ जो है गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है, ठीक। तो ये कितने हैं, 1705 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। तो इस तरीके से टोटल आप अगर इन सब का करोगे तो कितना आएगा, 94,689, जो कि हमने पहले ही लिख रखा है, ठीक है। वही आपका परसेंटेज यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है भाई। ये तो हो गया हमारा पूरा डाटा। अब कुछ और चीज़ें हैं वो भी बता देता हूँ फटाफट। देखो, पहली चीज़, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून, ठीक है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून का ऑफिस कहाँ पर है, जबलपुर में। कहाँ पर है, जबलपुर में, ठीक है। वो रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून का है पर उसका ऑफिस कहाँ पर है, हमारे जबलपुर के अंदर है, ठीक है, जबलपुर में स्थित है। दूसरी चीज़, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो ऑफिस है वो भी कहाँ पर है, भोपाल में, ठीक है। दोनों चीज़ें हमारे एमपी के अंदर। देहरादून वाला ऑफिस भी कहाँ पर है, जबलपुर में, और इंडियन इंस्टीट्यूट वाला ऑफिस भी कहाँ पर है, भोपाल में, ठीक। अगला देखो, तो राजकीय वन महाविद्यालय, ठीक है, राजकीय वन महाविद्यालय मतलब कि फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, है ना, वो कहाँ पर है, स्टेट की, हमारे एमपी स्टेट, हर स्टेट में फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी होती है। फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी अपने यहाँ पर कहाँ पर है, बैतूल के अंदर, ठीक है, बैतूल के अंदर है। और कहाँ, कब बनाई गई थी ये, 1980 में, मतलब कि 1980 में बनाई गई थी बैतूल के अंदर राजकीय वन महाविद्यालय, आपका फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर है, ठीक। शिवपुरी, शिवपुरी में जो है वो क्या है, शिवपुरी के अंदर, शिवपुरी के अंदर स्कूल है, फॉरेस्ट स्कूल, ठीक है। शिवपुरी के अंदर क्या है, फॉरेस्ट स्कूल।
फिर शिवपुरी में, अमरकंटक में, गोविंदगढ़ में वन रक्षकों का प्रशिक्षण केंद्र है, मतलब ट्रेनिंग सेंटर है। वन रक्षक सुना होगा ना सबने, जो पोस्ट है हमारी, वो जब जाते हैं वहाँ पर तो ट्रेनिंग उनकी कहाँ होती है? शिवपुरी, अमरकंटक, ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर क्या है, इनके ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं एमपी के अंदर, ठीक। गोविंदगढ़, अमरकंटक, शिवपुरी, ठीक, ये हो गया। फिर वन पहरेदार है ना, पहरेदार अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। इनका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? बैतूल में है एक, और दूसरा कहाँ है? रीवा में। एक बैतूल में, दूसरा रीवा में। तो बैतूल में दो चीज़ हो गई, एक तो राजकीय वन महाविद्यालय बैतूल है ना, बैतूल और रीवा में जो है आपका ट्रेनिंग सेंटर हो गया, ठीक। और बैतूल की एक और क्या खास बात थी, यहाँ की मिट्टी कौन सी बताई थी हमने? यहाँ पर गहरी काली मिट्टी मिलती है। कौन सी मिट्टी मिलती है? गहरी काली मिट्टी, डीप ब्लैक सॉइल। अब देखो अगला, तो इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे आप पढ़ाई करते हो ना, तो कॉमन चीज़ें, जैसे हमने बैतूल अभी देखा, तो बैतूल में 3-4 चीज़ें और भी अभी हम पढ़ेंगे तो उसमें और चीज़ें आएंगी। तो जब भी हम नोट्स बना रहे हैं ना, तो ऐसी चीज़ों को एक साथ लिख लो, ताकि जब बैतूल का ध्यान आए तो हमको उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाए कि बैतूल में ये चीज़ें हैं, ठीक है। कोई भी जिले की बात करें तो एक साथ वो सारी जानकारी वहाँ मिल जाएगी, ठीक। फिर एमपी ने एक और काम किया है, जो सबसे पहले किया, उसने क्या किया? वनों का राष्ट्रीयकरण किया। क्या किया है? वनों का राष्ट्रीयकरण। और कब किया है? 1970 में, 1970 में। और वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रथम राज्य जो है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश, ठीक है। वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला भी प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। और ये काम उसने कब किया था? 1970 में किया था। और ये जो पूरा डाटा हमने किसके अनुसार लिखा हुआ है? 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। हर 1-2 साल में जो है ये डाटा चेंज हो जाता है, कभी बढ़ भी जाता है, कभी कम भी हो जाता है, तो उसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी फिलहाल तो अब कुछ नहीं होने वाला है अभी, तो आप इसको मान सकते हो कि ये अभी एग्जाम तक के लिए इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। देश के जंगलों का वर्गीकरण, मध्य प्रदेश के जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, उनको 5 तरह से हमने क्या किया है? क्लासीफाई किया है, वर्गीकृत किया है। कैसे कैसे 5 तरह हो गए? पहला जो हमने किया है वो किया है प्रादेशिक आधार पर। किस पर? प्रादेशिक आधार, प्रादेशिक आधार पर, ठीक है। प्रादेशिक आधार का मतलब क्या होता है वो समझो जरा। प्रदेश मतलब कि जो प्लेसेस हैं आपके, है ना, उसके अकॉर्डिंग। प्लेसेस का मतलब कि पूरा जो एमपी है उसको हमने 3 जोन में बांट रखा है, 3 जोन में, ठीक है। पहला कौन सा जोन है? पहला है आपका शिवपुरी, ये शिवपुरी और मुरैना वाला एरिया। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ से अगर मैं लाइन खींचना चाहूँ तो ये देखो, ये फर्स्ट एरिया हो गया, ये मिडिल वाला सेकंड हो गया, और तीसरा आपका नीचे वाला हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एरिया को हमने क्या नाम दिया है? शिवपुरी मुरैना क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है ये? शिवपुरी मुरैना क्षेत्र, ठीक। तो प्रादेशिक आधार पर जो वर्गीकरण है उसमें पहला कौन सा एरिया आता है? शिवपुरी और मुरैना का एरिया, ठीक है। ये ऊपर वाला जो, जिसको हम मध्य प्रदेश का सिर कहते हैं, ठीक है, वो आ जाएगा शिवपुरी मुरैना एरिया। दूसरा जो एरिया है वो कौन सा आ जाएगा? दूसरे एरिया के अंदर हमारा विंध्य कैमूर क्षेत्र। इसको क्या बोला जाता है? विंध्य कैमूर क्षेत्र। क्योंकि अब देखो इसके नीचे ये जो लाइन मैंने खींची है ना, इसके नीचे जो है नर्मदा नदी आप मान सकते हो, और नर्मदा जी के इस तरफ क्या आ जाएगा? आपका सतपुड़ा आ जाएगा, है ना। तो अगला जो रीजन है उसको हम क्या बोलेंगे? नर्मदा का दक्षिणी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? नर्मदा का साउथ का जो रीजन है वो आ जाएगा। और बीच वाला रीजन कौन सा है? देखो शिवपुरी मुरैना पहला हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? विंध्य कैमूर क्षेत्र, विंध्य कैमूर क्षेत्र, ये दूसरा रीजन। तीसरा रीजन कौन सा हो जाएगा? नर्मदा का दक्षिणी क्षेत्र, मतलब पूरा नीचे वाला एमपी का एरिया, ठीक है। साउथ का जो पूरा रीजन है नर्मदा जी के नीचे की तरफ वाला, वो पूरा एरिया जो इसके अंदर जाएगा। मतलब पूरे जंगलों को हमने 3 क्षेत्रों में बांट दिया। इसी को कहा जाता है प्रादेशिक आधार पर। फर्स्ट ऊपर वाला एरिया भिंड मुरैना, है ना। सेकंड विंध्य कैमूर क्षेत्र, जिसमें पूरी विंध्याचल आपकी आ जाएगी। और तीसरा जो है वो नर्मदा जी का दक्षिण का हिस्सा, पूरा नर्मदा जी का साउथ वेस्ट का रीजन, साउथ रीजन, ठीक। ये हो गया, ये पहला क्लासिफिकेशन है। इसमें 3 रीजन हमने बना दिए, 3 एरियाज बना दिए, ठीक। दूसरा क्लासिफिकेशन जो है वो जियोग्राफिकली है। कैसा है? भौगोलिक आधार पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। तो अगला है हमारा जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल में कौन कौन से रीजन है देखो जरा। ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी, है ना। जियोग्राफी के अकॉर्डिंग भौगोलिक स्थिति के आधार पर क्या क्या हो गया? भौगोलिक स्थिति के आधार पर देखोगे तो पहला जो है आपका वो आता है उष्ण कटिबंधीय
पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मतलब कि इसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल, है ना, उष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल, और इसको बोला जाता है फॉलिएज, पर्णपाती मतलब फॉलिएज फॉरेस्ट, है ना। अब पहले तो इसका मतलब समझो कि इसका मतलब क्या है, उष्णकटिबंधीय का मतलब कि ट्रॉपिकल, है ना, और पर्णपाती मतलब जो क्या करते हैं, पत्ते गिरा देते हैं अपने। पत्ते कब गिराएंगे, एक सीजन आता है ना पतझड़ का, उस सीजन में क्या करते हैं, ये अपने पत्ते गिरा देते हैं, ठीक है। मतलब पानी की कमी होने पर या इनका सीजन जब आता है तो साल में एक बार ये वन, पूरे जंगल क्या करते हैं, अपने पत्तों को गिरा देते हैं, ठीक। तो पहली चीज तो इसमें ये हो गई कि अपने पत्ते गिरा देते हैं। दूसरा कि ये ऐसे क्षेत्रों में मिलते हैं जहां पर 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक जो है बारिश होती है, ठीक है। बारिश कितनी होती है, 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। ऐसे क्षेत्रों में आपको ये वन ज्यादातर मिलेंगे, ठीक। दूसरी बात कि ये प्रदेश के सर्वाधिक भाग में फैले हुए हैं, प्रदेश के सर्वाधिक भाग में, मतलब कि इन वनों का प्रतिशत क्या है, सबसे ज्यादा है, इन वनों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक भाग में फैले हैं, 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश वाले एरिया के अंदर आते हैं, ठीक। और पत्ते गिराने वाले जंगल है ना, पत्ते गिरा देते हैं। देखो फिर अगला, ये कहाँ कहाँ पर मिलेंगे, तो इधर देख लो, ये इस प्रकार के जो जंगल है, ठीक है, ये आपका देखो रीवा, सतना, पन्ना, है ना, कुछ ये पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा कोई इस पर्टिकुलर एरिया में नहीं है, आपको लगभग हर जगह पर ये मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप देखोगे तो रीवा, पन्ना, सतना, शहडोल, है ना, फिर आपका जो है बैतूल, इधर देखोगे तो शाजापुर, है ना, इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है और कई सारे एरिया में जो है आपको मिलेगा, ठीक। अगर कुछ स्टेट के नाम लिखना चाहो तो लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो, सागर, दमोह, जबलपुर, सागर, दमोह, जबलपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना, सतना, बैतूल, निमाड़ इत्यादि। ठीक है। अब अगला जो है उष्णकटिबंधीय, अच्छा एक और चीज, 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश, इसका क्या मतलब होता है, बारिश को हम कैसे मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर में, तो इसका मतलब क्या होता है, कभी सोचा कि बारिश को हम ऐसे क्यों मापते हैं। देखो जो आपका मौसम विभाग होता है ना, वो जो मेजरिंग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक उनका इस तरीके से आप देखोगे तो लकड़ी के उनके बॉक्स रहते हैं, है ना, उन बॉक्स में जो है उनकी जो हाइट होती है वो सब यूनिट में लेते हैं। वो यूनिट का मतलब कि अगर वो 1 मीटर का बॉक्स है तो उसकी ऊंचाई भी 1 मीटर होगी, उसकी चौड़ाई भी 1 मीटर होगी और उसकी लंबाई भी क्या होगी, 1 मीटर होगी। इस तरीके से वो एक बॉक्स लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर वो उसका मेजरमेंट करते हैं कि भाई एक इकाई वाले क्षेत्र में, है ना, 1 यूनिट वाले एरिया में 1 सेकेंड के अंदर कितना पानी गिरा, है ना, उसको वो उस तरीके से मेजर करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि 50 से 100 सेंटीमीटर जो है बारिश वहां पर हुई है। तो टाइम देखा जाएगा और जिस एरिया है उस एरिया को भी उन्होंने क्या कर दिया है, यूनिट कर दिया है ना, इकाई कर दिया। इकाई का मतलब कि उसको, उसकी हर चीज जो है वो 1 होगी, ठीक, ये हो गया। अब अगला जो जंगल है हमारा भौगोलिक आधार पर, वो कैसा है, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती। अर्ध का मतलब आधा, आधा का मतलब कि जहां पर जो पत्ते गिर रहे हैं वो पूरे पत्ते नहीं गिरते उन जंगलों के, ठीक है, कुछ अमाउंट में गिरते हैं और कुछ रह जाते हैं। इस तरीके से वो जो पर्णपाती है, मतलब जो पत्ते टोटली उनके क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। दूसरे जिनमें पत्ते थोड़े से रहते हैं, पर वो अब बारिश कैसे, बारिश जो है यहाँ पर उससे थोड़ी ज़्यादा होगी। यहाँ 50 से 100 हो रही है, वहाँ पर क्या होगी 100 से 150। आप देख ही रहे हो, पानी अगर है अच्छा तो वो पत्ते क्यों गिराएगा, ठीक है, पानी अगर वहाँ पर उसको पर्याप्त मिलेगा तो वो पत्ते गिराएगा क्या, नहीं गिराएगा। भाई जंगलों को पानी देने तो कोई नहीं जा रहा है ना, वो तो या तो अंडरग्राउंड सोर्सेस अगर उनको कहीं मिल गया है, या तो फिर वो बारिश का पानी जो है उसी का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो अगर पानी की कमी हुई, ज़्यादा पानी कम हो गया तो पत्ते पूरे गिर जाएंगे, और अगर थोड़ा सा पानी उनको मिल गया तो पत्ते जो है उनका जो गिरना है वो थोड़ा सा जो है कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 तरीके के वन हो गए। इन वनों में जो है 100 से 150 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, और मुख्य रूप से इसमें कौन कौन से वृक्ष हैं, सागौन और साल के वृक्ष। ये तो आप सभी में लिख सकते हो कि सागौन
और साल के जो वृक्ष है वो मुख्य रूप से इस इन सभी अब मध्य प्रदेश के जितने भी जंगल है उन सभी में सागौन और साल, बांस, ये 3-4 जो वन है ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक, फिर इसके बाद में अगर हम क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र तो मैंने आपको बताया, इसका जो क्षेत्र है मंडला, बालाघाट, ठीक है, मैप में भी आप देख सकते हो, मंडला है, बालाघाट है। ठीक, इसके बाद में छिंदवाड़ा में भी कुछ मात्रा में मिलेंगे, तो पहले ये नोट कर लो, फिर मैं क्षेत्र भी नोट करवा देता हूँ आपको। ये 2-3 चीज़ें इसके बारे में याद रखना। ठीक, क्षेत्र में लिख लो जल्दी से, बालाघाट, सीधी, शहडोल, बालाघाट, सीधी, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, है ना, डिंडोरी, अनूपपुर इत्यादि। ठीक, अगला जो है हमारा वो है वर्गीकरण प्रजाति के आधार पर। किसके आधार पर? प्रजाति। किसकी प्रजाति? पेड़ों की, है ना, वनों की या पेड़ों की, प्रजाति के आधार पर। प्रजाति के आधार पर कितने प्रकार के हैं? पहले तो सागौन के वन। किसके वन? सागौन के। ठीक है, दूसरा जो है वन हमारे पास मिलेगा वो किसका मिलेगा? साल के वृक्ष, साल के वन। तीसरा हमारा मिलेगा बांस, और चौथा जो रहेगा वो होगा मिश्रित। क्या होगा? मिश्रित मतलब मिक्स्ड। ठीक है, सागौन है, साल है, बांस है मतलब बेम्बो, और मिश्रित मतलब कि मिक्स्ड फॉरेस्ट, जिसमें सभी प्रकार के जो है पेड़ पौधे आपको मिल जाएंगे, अलग अलग प्रजातियों के, फल वाले भी मिल जाएंगे, बिना फल वाले भी मिल जाएंगे, और दूसरे भी कई प्रकार के मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो भाई, सागौन जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, कितना प्रतिशत? लगभग 19%। लिखो पहली चीज़, सागौन जो है वो कितना प्रतिशत मिल रहा है हमारे पास? तो सागौन का प्रतिशत जो है वो 19.36% है। ठीक है, ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के जंगलों का 19% जो है सागौन के वृक्ष है। ठीक, दूसरी बात आप लिख सकते हैं इसमें कि सर्वाधिक है ये। कैसा है? सर्वाधिक, मतलब सबसे ज़्यादा सागौन के वृक्ष मिल रहे हैं। अगला इसमें लिख सकते हो, बारिश जो है इसमें कितनी होती है भाई? 50 से 75 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 50 से 75 सेंटीमीटर तक इसमें बारिश होती है, और कुछ एरिया में आप इसको ये 125 मतलब कि 125 तक भी चली जाती है। ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 125 सेंटीमीटर भी चली जाती है। ज़्यादातर 50 से 75 और कुछ एरिया में 125 सेंटीमीटर तक भी ये बारिश जो है चली जाती है। ठीक, अब ये किस प्रकार के हैं? ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती है, मतलब कि ट्रॉपिकल फॉलिएज फॉरेस्ट है, जो अपने पत्ते क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं। वैसे भी सागौन तो लकड़ी से की वजह से उसका महत्व है ना, पत्तों की वजह से उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? ट्रॉपिकल फॉलिएज फॉरेस्ट, मतलब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक, चल फिर अगला है साल के वृक्ष। साल के वृक्ष क्या है? नंबर 2 पर है। नंबर 2 पर साल के वृक्ष आते हैं, पर भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। साल के वृक्ष भारत में क्या करेंगे? सर्वाधिक मिलेंगे। भारत में सर्वाधिक है, परंतु मध्य प्रदेश में कैसे हैं? दूसरे नंबर पर है। एमपी में जो है वो दूसरे नंबर पर आता है साल के वृक्ष या वन, और भारत में कैसे आते हैं? सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है भारत में। बारिश इनकी भी लगभग उतनी है, 125 सेंटीमीटर के आसपास जो है इनकी बारिश का एरिया इनके पास है। ठीक है, इससे ज़्यादा कम होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। 125 सेंटीमीटर की इनकी बारिश है, सबसे ज़्यादा मिलते हैं। और ये वन भी किस प्रकार के हैं हमारे? ये वन भी जो है हमारे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। जिले, एरिया लिख लो। एरिया में मंडला, मंडला, उमरिया, शहडोल इत्यादि। ठीक, अगला है मिश्रित वन। ठीक है, मिश्रित वन में क्या है? मिश्रित वन मध्य प्रदेश के 1/3 भाग में पाए जाते हैं। 1/3 भाग में मतलब 1/3। ठीक है, 1/3 भाग में पाए जाते हैं। मिश्रित वन में कौन कौन से वन मिल जाएंगे आपको? ये सारे मिल जाएंगे। ठीक है, साल का मिल जाएगा, सागौन का मिल जाएगा, ठीक है, बांस भी मिल जाएंगे। उसके अलावा भी जो लोकल आपके जो पेड़ होते हैं, है ना, फल के हों या बिना फल वाले हों, कटीली झाड़ियाँ हो सकती हैं, सभी चीज़ें इसके अंदर मिल जाएगी। उसका नाम ही मिश्रित वन है ना। 1/3 भाग में पाए जाते हैं। एरिया की बात करें तो एरिया वही सब आप लिख सकते हो, है ना। लगभग एरिया जो है यहाँ पर आपको एरिया से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है,
चलो फिर अगला है बांस। बांस के जो जंगल है इनके बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि बांस के जंगल मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी इन दो भागों में ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलेंगे? पूर्व में, पूर्व का मतलब कि इस तरफ वाले एरिया, और दक्षिण का मतलब कि ये नीचे वाले एरिया। ठीक है, यहाँ पर जो है ये थोड़े कम है, नीचे तरफ वाला एरिया और इस तरफ वाला एरिया, पूर्वी और दक्षिणी भाग में ये ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, चलो फिर इसके अलावा मध्य प्रदेश जो है बांसों के मामले में भी क्या है, सबसे नंबर 1 है। ठीक है, तो लिख लो मध्य प्रदेश बांसों के जो वन है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन हो गया। पहला हमने प्रादेशिक आधार पर करा, है ना, क्षेत्रों के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। दूसरा हमने क्या करा, जियोग्राफिकल, है ना, और तीसरा कौन सा कर लिया, प्रजाति के आधार। ठीक है, अब चौथा लिखो। चौथा लिखो वन विभाग के आधार पर। वन विभाग के आधार पर वन विभाग ने क्या क्या किया, देखो वन विभाग ने अपना अलग क्लासिफिकेशन किया। तो वन विभाग के आधार पर वन विभाग ने कैसे क्लासिफिकेशन किया, इसने पहला कहा कि राजकीय वन। कौन से वन? राजकीय वन, मतलब कि स्टेट फॉरेस्ट, स्टेट फॉरेस्ट। ठीक, दूसरा इन्होंने कहा कि जो आपके नगर निगम या नगर पालिका, ठीक है, नगर निगम या नगर पालिका। और तीसरा जो है वो क्या है, प्राइवेट फॉरेस्ट, है ना, मतलब कि निजी वन, निजी वन, प्राइवेट फॉरेस्ट। ठीक, ये 3 प्रकार से वन विभाग ने क्लासिफिकेशन किया। राजकीय वन का मतलब ऐसे वन, ऐसे जंगल जिनका नियंत्रण सीधे सीधे किसके द्वारा हो रहा है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, है ना, मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इनका कंट्रोलिंग हो रहा है। दूसरा नगर निगम, नगर पालिका, जिनका कंट्रोलिंग किसके द्वारा हो रहा है, नगर निगम उस क्षेत्र की या नगर पालिका के द्वारा। ठीक है, तीसरा निजी फॉरेस्ट, निजी वन। निजी वन का मतलब कुछ लोगों के प्राइवेट भी, जैसे हम देखते हैं ना बड़े बड़े एरिया जो है लोग सरकार से रेंट पर ले लेते हैं, या तो पशुओं को चराने के लिए, है ना, या किसी और वजह से वहाँ पर कुछ खदानें वगैरह होती है उसके हिसाब से, तो वो निजी फॉरेस्ट, वो भी किसके अंडर में आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में ही आते हैं। कंट्रोलिंग उन्हीं का होता है, पर जो वहाँ पर जो फंक्शनिंग है, जो कार्य वगैरह जो है वो ये निजी व्यक्ति जिसका भी है वो करता है। ठीक, ये हो गया। अगला लिखो शासकीय आधार पर। अगला क्लासिफिकेशन लास्ट है शासकीय, मतलब कि वही स्टेट के बेसिस, स्टेट गवर्नमेंट ने कैसे बेस इसको क्लासिफाई किया है। तो स्टेट गवर्नमेंट या शासकीय या राजकीय आधार पर, उसमें जो क्लासिफिकेशन है वो ये वाला है, मैं आपको बता चुका हूँ। आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत, मतलब रिजर्व, प्रोटेक्टेड और नॉन क्लासिफाइड, इनका मतलब भी आपको बता चुका हूँ, और ये एरिया भी यहाँ पर लिखा ही हुआ है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन कितने टाइप का है, 5 टाइप का है। ठीक है, पहला क्षेत्र के आधार पर, दूसरा जियोग्राफी के अकॉर्डिंग, तीसरा प्रजाति के आधार पर, चौथा वन विभाग के आधार पर, और 5वां शासन के आधार पर या शासकीय आधार पर। ठीक है, ये इस तरीके से 5 क्लासिफिकेशन है हमारे मध्य प्रदेश के जंगलों का। और ठीक है, तो आज के लिए हमारा यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वनों के जो अभ्यारण्य हमारे, है ना, उनके बारे में, और वन्य जीव जंतुओं के बारे में। ठीक है, फॉरेस्ट एनिमल्स और उनकी जो सेंचुरीज वगैरह उनके बारे में पढ़ें। ठीक है भाई, तो आज के